सबसे पहले तो प्रायोरिटी सेक्टर होता क्या है? प्रायोरिटी सेक्टर कोई ऐसा उसको बेसिक फॉर्म में देखें तो कोई ऐसा सेक्टर जिसपे अगर स्पेसिफिक ध्यान ना दिया जाता, जिसको प्रायोरिटी सेक्टर ना बनाया जाता, तो शायद उसको प्रॉपर लोन्स, प्रॉपर फैसिलिटीज, प्रॉपर लैंडिंग ना मिल पाती। बेसिकली ये सेक्शंस जोन से होते हैं, ये बैंक्स के लिए प्रॉफिटेबल नहीं होते। तो जो तो कमर्शियल बैंक्स है जो बेसिकली काम ही प्रॉफिट के लिए कर रहे हैं, तो देयर आर चांसेस कि वो बैंक्स क्या करें, ऐसे लोगों को लोन जीना प्रोवाइड करे, ऐसे सेक्टर्स को लोन जीना प्रोवाइड करे। तो उस चीज को दूर करने के लिए, उस चीज को खत्म करने के लिए क्या किया गया, उन सेक्टर्स को प्रायोरिटी सेक्टर बना दिया गया और उनकी लैंडिंग के लिए क्या कर दिए गए, टारगेट सेटआउट्स कर दिए। प्रायोरिटी सेक्टर में मेनली क्या कौन कौन से लोग आते हैं, लाइक स्मॉल वैल्यू लोन्स जो फार्मर्स को प्रोवाइड किए जाते हैं, एमएससी लोन्स प्रोवाइड किए जाते हैं, लोगों को, गरीब लोगों को रहने के लिए, घर के लिए जो फाइनेंस दिया जाता है, स्टूडेंट्स को एजुकेशन के लिए लोन दिया जाता है, या कोई और भी लो इनकम ग्रुप या वीकर सेक्शन जिनको लोन दिया जाता है, वो प्रायोरिटी सेक्टर के अंदर इंक्लूड किया जाता है। रीजन बीइंग सेम कि ये जो सेक्टर हमने भी डिस्कस करे, ये जो पर्सन डिस्कस करे, ये ज्यादा प्रॉफिटेबल बैंक के लिए नहीं होते हैं। ठीक है, प्रायोरिटी सेक्टर के अंदर एक 8 कैटेगरीज आते हैं। 8 कैटेगरीज कौन कौन सी हैं? एग्रीकल्चर सेक्टर, एमएसएमई सेक्टर, एक्सपोर्ट क्रेडिट, एजुकेशन, हाउसिंग, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, रिन्यूएबल एनर्जी एंड अदर्स। तो ये सब 8 कैटेगरीज बना के क्या बनाती हैं, प्रायोरिटी सेक्टर को बनाती हैं। ठीक है, उसके बाद बैंक्स को क्या करना है, टारगेट्स एंड सब टारगेट सेट करने हैं कि वो प्रायोरिटी सेक्टर को किस तरीके से लोन देंगे, वो हम आगे पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले तो क्या किया गया, बैंक्स को 2 कैटेगरी में बांटा गया। ऐसे डोमेस्टिक बैंक्स या ऐसे फॉरेन बैंक्स जिनकी ब्रांचेस क्या हैं, 20 या उससे ज्यादा है, एक कैटेगरी हुई। सेकंड कैटेगरी हुई फॉरेन ब्रांचेस जिनकी 20 ब्रांचेस से कम है। तो डोमेस्टिक पे तो ये टारगेट्स लगने एंड उसके अंदर एक कैटेगरी इंक्लूड ऐसी करेगी, ऐसे फॉरेन बैंक्स जिनकी ब्रांचेस 20 से ज्यादा हैं। और सेकंड कैटेगरी बना दी गई ऐसे फॉरेन ब्रांचेस जिनकी जो ब्रांचेस हैं वो 20 से कम है। ठीक है, उसके लिए जो सबसे पहला टारगेट लिया गया, दैट इज फॉर द टोटल प्रायोरिटी सेक्टर, कि आपका जितना भी प्रायोरिटी सेक्टर है उसको आपने 40% क्या करना है, 40% जो आपका लोन होगा वो किसको जाना चाहिए, प्रायोरिटी सेक्टर को जाना चाहिए। सेम इन बोथ कैटेगरी, दोनों के लिए 40% का टारगेट फिक्स किया गया। तो जब हम ये देखेंगे कि 40% किस चीज का लेना है, ठीक है, तो 40% देखने के लिए हम किस चीज की हेल्प लेंगे, एएनबीसी की हेल्प लेंगे। एएनबीसी क्या होता है, एडजस्टेड नेट बैंक क्रेडिट, वो किस चीजों से मिलकर बनता है, वो भी पढ़ने वाले हैं। ठीक है, इसके अंदर हम 2 चीजों को कंपेयर करेंगे, एएनबीसी या क्रेडिट इक्विवेलेंट ऑफ बैलेंस शीट एक्सपोजर। दोनों में से जो भी वैल्यू हायर होगी उसका क्या है, उतनी परसेंट हमें क्या करनी पड़ेगी, प्रायोरिटी सेक्टर को एलोकेट करनी पड़ेगी। ठीक है, उसके प्रायोरिटी सेक्टर के अंदर जो 40% की लिमिट है, उसके अंदर जो एग्रीकल्चर सेक्टर्स हैं उनके ऊपर उनको एटलीस्ट आपने 18% क्या करना है, लोन प्रोवाइड करना है। ठीक है, जो एमएसएमई से माइक्रो एंटरप्राइजेस है उनको आपने 7.5% प्रोवाइड करना है, और अदर जो वीकर सेक्शन बनते हैं उनको 10% आपने क्या करना है, प्रोवाइड करना है। टोटल मिला के क्या बनता है आपका, 40% वाली लिमिट कवर हो जाती है। ठीक है, उसके बाद बैंक्स को ये भी इंश्योर कराना है कि जो भी अगर हम लोन्स प्रोवाइड कर रहे हैं, जो नॉन कॉर्पोरेट फार्मर्स हैं, एक होते हैं कॉर्पोरेट फार्मर मतलब जो कंपनीज ऑफ फार्मिंग का काम कर रही हैं, उसके अलावा जो इंडिविजुअल फार्मर्स हैं, हमें वो देखना है कि आप जैसे एग्रीकल्चर में हमने बोला कि आपने लोन प्रोवाइड करना है, तो आप एग्रीकल्चर सेक्टर को लोन प्रोवाइड कर रहे हो, वो कॉर्पोरेट कल्चर भी हो सकता है और नॉन कॉर्पोरेट एग्रीकल्चर भी हो सकता है। तो जब हमने ये इंश्योर कराना है कि जो नॉन कॉर्पोरेट एग्रीकल्चर को लोन दिया जा रहा है वो सिस्टम वाइड एवरेज से बिलो नहीं होना चाहिए, एटलीस्ट उसके इक्वल होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद जो हमने अभी बात करी एएनबीसी की, एडजस्टेड नेट बैंकिंग क्रेडिट, उसकी कैलकुलेशन किस तरीके से की जाती है हम वो देखने वाले हैं। सबसे पहले आपने क्या करना है, बैंक क्रेडिट लेना है, जितना भी बैंक का है उसको हम बोलेंगे 1, एंड उसके बाद जो भी बिल डिस्काउंटिंग कराए गए विद आरबीआई या किसी और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में कोई भी बिल डिस्काउंट कराए गए हैं उसको लेना है और उसको आपने ऐड कर देना है। जब इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी नेट बैंकिंग क्रेडिट की। तो जितना आपका बैंक क्रेडिट है प्लस उसमें जो आपने बिल डिस्काउंट कराया, दोनों को ऐड करने के बाद आपके पास क्या आ जाएगा, नेट बैंक क्रेडिट आ जाएगा। नेट बैंकिंग क्रेडिट के अंदर से हम कुछ चीजें, एक चीज को प्लस करने वाले हैं एंड इन चीजों को क्या करने वाले हैं, माइनस करने वाले हैं। तो प्लस किसको करना है, कोई भी आपने नॉन एसएलआर कैटेगरीज के अंदर जो कि आपने एसटीएम कैटेगरी में इन्वेस्टमेंट होल्ड करके रखी है, इन्वेस्टमेंट भी कौन सी, बॉन्ड या डिबेंचर्स। तो बॉन्ड या डिबेंचर्स जो नॉन एसएलआर कैटेगरी के हैं और आपने एसटीएम कैटेगरी में रखे हुए हैं, उसकी वैल्यू लेनी है। और कोई ऐसी इन्वेस्टमेंट जो प्रायोरिटी सेक्टर के लिए क्वालिफाई हो सकती है, आपने वो लेनी है, या आपने कोई भी एलिजिबल फंड्स के अंदर पैसा इन्वेस्ट कर रखा है, आपने वो लेना है और उसको क्या करना है, नेट बैंक क्रेडिट के अंदर ऐड कर देना। उसमें से अगर कोई भी एग्जम्पशंस हैं, ऐसी अमाउंट जो लॉन्ग टर्म बोर्ड्स ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर एंड अफोर्डेबल हाउसिंग के लिए एग्जम्प्ट की गई है, उसको आपने माइनस कर देना है। या इंक्रीमेंटल जो फॉरेन डिपॉजिट्स है उनके लिए अगर कोई अमाउंट रखी है तो वो आपने क्या करनी है, उसमें से लेस कर देनी है। तो आपने क्या किया, सबसे पहले अपने टोटल बैंक क्रेडिट निकाला, टोटल बैंक क्रेडिट में से जितने आपके बिल डिस्काउंटिंग थे उसको ऐड किया। उसके बाद आपने जितनी भी स्पेसिफिक कैटेगरीज के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रखी थी उसको ऐड कर दिया, और जो भी एग्जम्पशन अमाउंट थी या फॉरेन वाली अमाउंट थी उसको अपने से लेस कर दिया, तो आपके पास क्या आ जाएगा, एएनबीसी आ जाएगा। ठीक है, एएनबीसी के आपने सर्टेन परसेंटेज पे क्या देना है, प्रायोरिटी सेक्टर को लोन प्रोवाइड करना है। इसके अंदर एक ये चीज इंपॉर्टेंट है कि जब आप एएनबीसी कैलकुलेट कर रहे हो
तो आपने उसकी नेटवर्किंग ऑफ नहीं करनी है। जैसे आपने एडवांसेस के अगेंस्ट प्रोविजंस बनाई होती हैं, तो नॉर्मली जब हम बाकी कैलकुलेशंस कर रहे थे, हमने काफी कैलकुलेशन में क्या देखा कि नेटिंग ऑफ अलाउड थी, आप डिपॉजिट से उनकी प्रोविजंस को लेस कर सकते थे। बट जब आप एएनबीसी की कैलकुलेशन कर रहे हो, एनबीसी का एनबीसी निकाल रहे हो, उस टाइम पे आपने प्रोविजंस को नेट ऑफ नहीं करना है, क्योंकि अगर आप प्रोविजंस को नेट ऑफ कर दोगे तो क्या होगा, एएनबीसी की वैल्यू बहुत कम आएगी, तो बेसिकली प्रायोरिटी सेक्टर को लोन पहुंचेगा ही नहीं। तो जो एक्चुअल पर्पस था गाइडलाइंस आने का वो क्या हो जाएगा, डिफीट हो जाएगा। इसलिए ये कहा गया कि जो प्रोविजंस है आपको उसकी नेट ऑफ नहीं करनी है। ठीक है। उसके बाद अगर सपोज आप कोई राइट ऑफ कर रहे हो, प्रूडेंशियल राइट ऑफ, प्रूडेंशियल राइट ऑफ कर रहे हो आप कॉर्पोरेट लेवल पे, तो आपको बैंक क्रेडिट, आपने जब बैंक क्रेडिट निकाला होगा, आपने वो राइट ऑफ का इफेक्ट लिया होगा, तो आपने ये भी इंश्योर कराना है कि जब आप अपने टारगेट अचीवमेंट निकाल रहे हो तो उस टाइम भी आप ये राइट ऑफ्स को लेस करो, कि ऐसा ना हो कि जब आपने एनबीसी निकाला, टारगेट्स निकाले, तब तो आपने उस वैल्यू को लेस कर दिया, तो आपने क्या किया, आपके टारगेट कम आए, बट जब आप अपने टारगेट अचीव कर रहे हो उस टाइम उस वैल्यू को लेस नहीं कर रहे हो, तो आप क्या कर रहे हो, अपनी जो वैल्यू है उसको इन्फ्लेट करके दिखा रहे हो। तो कोई भी वैल्यू जो आपने राइट ऑफ करनी थी, वो जब आप टारगेट सेट कर रहे हो, अगर उस टाइम पे राइट ऑफ करिए, तो टारगेट अचीव करने के टाइम पे आपको क्या करनी है, सेट ऑफ करनी है। ठीक है। उसके अलावा कोई भी तरीके के लोन या इन्वेस्टमेंट जो भी एलिजिबल है अंडर द प्रायोरिटी सेक्टर टारगेट, तो उसको भी क्या करना है, वो एडजस्टेड एनबीसी का क्या बन जाता है, पार्ट बन जाता है। क्योंकि वो लोन जब है ही एलिजिबल प्रायोरिटी सेक्टर के लिए, तो ऑब्वियसली वो एनबीसी का पार्ट बनेगा ही बनेगा। सो दिस वाज कि आपने किस तरीके से टारगेट देने हैं और कितने कितने परसेंट टारगेट देने हैं किस किस सेक्टर को, एंड वो परसेंटेज किसके ऊपर कैलकुलेट की जाएगी, एएनबीसी पे कैलकुलेट की जाएगी। एएनबीसी क्या होती है वो हमने अभी डिटेल में डिस्कस